हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के फिजिक्स का फ्लूइड मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बर्नौलीज थ्योरम कवर करेंगे। एक वीडियो आपने ऑलरेडी देखा है या मैंने आपको डाला है जिसमें हमने एसेंट फार्मूला के पूरे पार्ट को कवर किया, यानी कि कैपिलरी राइज मतलब एक कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड की हाइट कितनी उठती है, एसेंट फार्मूला को मैंने कवर किया है। आज के पूरे पार्ट में मैं कवर करूंगा आपका बर्नौलीज थ्योरम। अब बर्नौलीज थ्योरम कवर से पहले आपको कुछ टॉपिक छोटे छोटे लेनी होगी। स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एनर्जी ऑफ लिक्विड। तो पहले छोटे छोटे पार्ट को कवर करके हम फाइनली पहुंच जाएंगे बर्नौलीज थ्योरम में। पार्ट थोड़ा सा बड़ा होगा, 25-30 मिनट तक जा सकता है, 20-25 मिनट तक मैं कवर करूंगा इसको कर लेने का। अगर इस पूरे पार्ट को हम देखते हैं तो बर्नौलीज थ्योरम जो कि क्लास 11th का सीबीएसई जैक दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो मैं पूरा कवर कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं चलता हूं स्ट्रीमलाइन फ्लो। चूंकि डिपार्टमेंट फ्लूइड मैकेनिक्स का है तो जहां पर फ्लूइड फ्लो करता है, अब फ्लूइड जब फ्लो करेगा तो कुछ अलग अलग फिजिक्स वो रखता है। जैसे पहला स्ट्रीमलाइन फ्लो, नाम के मुताबिक स्ट्रीमलाइन फ्लो, अगर फ्लूइड के एवरी पार्टिकल्स का वेलोसिटी अगर हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है, वंस अगेन अगर फ्लूइड के एवरी पार्टिकल्स का वेलोसिटी एवरी पॉइंट पर अगर कांस्टेंट है तो फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। लेकिन अगर फ्लूइड के एवरी पार्टिकल्स का वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं है तो दिस फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट। अगर लिक्विड लेयर में फ्लो करेगा तो लेमिनार। तो पहले तीन हम फ्लो देखते हैं, अब फ्लो के बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रीमलाइन फ्लो, आइए हम लोग देखते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो हमारा सबसे पहले टॉपिक आता है टाइप ऑफ फ्लो। टाइप ऑफ फ्लो में हम पहला कवर करते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो होता क्या है? इन दिस टाइप ऑफ फ्लो वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। In this type of flow, velocity of every particles, once again, velocity of every particles of fluid is constant at every point. माने कि फ्लूइड के एवरी पार्टिकल्स का वेलोसिटी अगर हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है तो फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक लाइन में फ्लो करेगा। लेकिन अगर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ फ्लूइड देन फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट। मतलब इसको टर्बुलेंट फ्लो को हम लोग इरेगुलर फ्लो भी बोलते हैं, डिसऑर्डर फ्लो भी बोलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फ्लो velocity of every particles of fluid is not constant, mind the word, is not constant at every point, flow is called turbulent। इस फ्लो को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। और दिस फ्लो इज ऑल्सो फ्लो इज डिसऑर्डर और इरेगुलर। इस फ्लो को हम लोग डिसऑर्डर फ्लो भी बोल सकते हैं, इरेगुलर फ्लो भी होता है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल्स इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट देन स्ट्रीमलाइन। अब वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल्स इज नॉट कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड डिसऑर्डर या इरेगुलर फ्लो। लेकिन एक आती है लेमिनार फ्लो। जैसे अगर हम लोग किसी नदी में देखें तो नदी में अगर लिक्विड फ्लो करता है तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर फ्लो करता है अलग अलग लेयर में। तो अगर वेलोसिटी फ्लूइड का हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर हो रही है, अलग अलग लेयर में वेलोसिटी हो रही है, तो दिस टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड लेमिनार। वंस अगेन देखते हैं यहां पर, इफ लिक्विड फ्लो ओवर हॉरिजॉन्टल सरफेस इन द फॉर्म ऑफ लेयर के फॉर्म में करता है ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी। अलग अलग लेयर की वेलोसिटी अलग अलग होती है। जो लेयर सबसे नीचे होगा उसकी वेलोसिटी सबसे कम, ऊपर वाली थोड़ी ज्यादा, ऊपर वाली और ज्यादा। तो अगर लिक्विड हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर फ्लो करता है, अलग अलग लेयर में करता है, अलग अलग लेयर की वेलोसिटी अलग अलग होती है, फ्लो इज कॉल्ड लेमिनार फ्लो। बट एक बात और, एक लेयर कभी दूसरे लेयर में इंटर नहीं करता है, एक लेयर कभी दूसरे लेयर को इंटरसेक्ट नहीं करता है। अगर एक लेयर को हम पकड़ लें तो ये एक स्ट्रीमलाइन में हो जाती है। किसी पार्टिकुलर लेयर को देखा जाए तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो हो जाती है। तो इफ लिक्विड फ्लो ओवर horizontal surface in the form of layers of different velocity called laminar flow, one layer do not enter into another layer, एक लेयर दूसरे लेयर में इन नहीं करता है, और ये भी एक स्ट्रीम लाइन फ्लो ही होता है। लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर लेयर को देखा जाए तो एक अगला टर्म है मेरा क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है? मान लीजिए किसी मोटर से लिक्विड निकल रही है, पानी पास आउट हो रहा है और वो है स्ट्रीमलाइन फ्लो में है। अगर मैं वेलोसिटी बढ़ा दूं तो भी अगर स्ट्रीमलाइन ही रहा, वेलोसिटी को और बढ़ा दें तो भी स्ट्रीमलाइन ही रहा। लेकिन अगर वेलोसिटी को एक लिमिट वेलोसिटी से पार कर दें तो स्ट्रीमलाइन से कन्वर्ट हो गया वो टर्बुलेंट में। तो जिस मैक्सिमम वेलोसिटी तक
जिस मैक्सिमम वेलोसिटी तक फ्लो स्ट्रीमलाइन रहे वो क्रिटिकल वेलोसिटी है, बट अगर वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी से पार कर दिया जाए तो इट बिकम टर्बुलेंट। तो द मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू विच फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, if velocity exceed the critical velocity then flow become turbulent are called critical velocity. The maximum velocity up to which, जहां तक flow is streamline, if velocity cross critical velocity then flow become turbulent. तो वह maximum velocity जहां तक flow streamline रहे critical velocity होती है, अगर velocity को critical velocity से पार कर दे तो इसका flow हो जाता है turbulent, are called critical velocity. अब हम लोग आते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये क्या बोलता है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, ये कंजर्वेशन ऑफ मास पे काम करता है। एक पिक्चर को हम लोग देखते हैं। एक पाइप मैंने लिया, इसे किसी फ्लूइड को फ्लो करा दिया, इसका एरिया मैंने डिफरेंट रखा है। यहाँ का एरिया A1, यहाँ का एरिया A2, यहाँ का वेलोसिटी V1, यहाँ का वेलोसिटी V2, यहाँ ρ1 और यहाँ ρ2, बट बाद में हम ρ1 और ρ2 को बराबर कर देंगे, दोनों को रो ही कर देंगे, क्योंकि जो लिक्विड घुसेगा वही लिक्विड निकलेगा, तो दोनों का डेंसिटी तो सेम होगा। ऐसा तो नहीं घुसेगा तेल निकलेगा पानी, या घुसेगा पानी निकलेगा तेल, तो दोनों का डेंसिटी तो सेम ही होगा। तो काम करने के लिए मैं यहाँ ρ1 ρ2 मान रहा हूँ, बाद में मैं दोनों को रो कर दूंगा। कुछ लेट कर लेते हैं, इस एंड को A बोला, इस एंड को B बोला। लेट लिक्विड फ्लो थ्रू पाइप हैविंग डिफरेंट एरिया एट बोथ एंड, दोनों एंड का एरिया अलग है, यहाँ का एरिया छोटा, यहाँ का एरिया बड़ा है। Let A1 V1 ρ1 and A2 V2 ρ2 be the area of cross section of the tube, velocity of the fluid and ρ1, and density of fluid at end A and B respectively. लेट कर लिया A1 V1 ρ1 एरिया वेलोसिटी डेंसिटी, इधर भी एरिया वेलोसिटी डेंसिटी एट एंड A एट एंड B रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लिक्विड एट A इन डेल्टी टाइम। A से डेल्टी टाइम में लिक्विड क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, A से डेल्टी टाइम में लिक्विड क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हमको निकालना क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो A पर वेलोसिटी क्या है V1 और टाइम हम लोग क्या लिए डेल्टी, तो V1 डेल्टी हो गई डिस्टेंस ट्रेवल। हम बगल में थोड़ा सा लिख देते हैं मीटर, इसे समझ में आ जाएगा कि वो डिस्टेंस है। तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लिक्विड एट एंड A इन डेल्टी टाइम, V1 डेल्टी ये हमारा डिस्टेंस हो गई। अब मास ऑफ लिक्विड क्रॉसिंग एंड A इन डेल्टी टाइम, माने A से लिक्विड का क्या मास इंटर किया, A से लिक्विड का क्या मास इंटर किया डेल्टी टाइम में, तो हमको निकालना है मास। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, माइंड द वर्ड, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी को तो ρ1 किया, अब वॉल्यूम के जगह पे एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस, ये तो मेरा डेंसिटी है और यहाँ पे लिया वॉल्यूम, अब वॉल्यूम की जगह पे एरिया इंटू डिस्टेंस, तो एरिया तो A1 है और डिस्टेंस के जगह पे V1 डेल्टी, जो मैंने डिस्टेंस निकाला था V1 डेल्टी, तो A1 ρ1 A1 V1 डेल्टी हो गया मास ऑफ लिक्विड इंटर। अब ये हो गया मास ऑफ लिक्विड इंटर, मतलब इसको डेल एम बोल देते हैं, चेंज इन मास। तो डेल एम इज इक्वल टू A1 V1 ρ1 डेल्टी। इस डेल्टी को हम थोड़ा इसके बट्टा में लाते हैं, डेल एम बाई डेल्टी, इस डेल्टी को हम बट्टा में लाते हैं, तो क्या बचा A1 V1 ρ1, A1 V1 ρ1, क्योंकि डेल्टी को मैंने बाई में लाया। दिस इज कॉल्ड मास फ्लक्स एट A, मास फ्लक्स, इट इज कॉल्ड मास फ्लक्स एट A, पॉइंट A। ये जो डेल एम बाई डेल्टी बना, ये बना मास फ्लक्स एट एंड A। सिमिलरली B का मास फ्लक्स ले लेते हैं, ये मैंने A का मास फ्लक्स निकाला, ये A का मास फ्लक्स है। सिमिलरली हम B का मास फ्लक्स निकाल लेते हैं। सिमिलरली मास फ्लक्स एट पॉइंट B, डेल एम बाई डेल्टी इज इक्वल टू A2 V2 ρ2, यहाँ था A1 V1 ρ1, तो यहाँ हो गई A2 V2 ρ2। अब एक छोटी सी बात, A और B के बीच में ना तो कोई सोर्स है ना तो कोई सिंक है, मतलब ना तो कहीं से लिक्विड आएगा ना तो कहीं लिक्विड निकलेगा, क्योंकि यहाँ कहीं होल तो है नहीं कि जो लिक्विड कहीं से इन करेगा चाहे किसी से लिक्विड आउट हो जाएगा। तो A और B के बीच में ना तो कोई सोर्स है ना तो कोई सिंक है। सो मास फ्लक्स ऑफ A इज इक्वल टू मास फ्लक्स ऑफ B। हम आते हैं, सिंस देयर इज नो सोर्स और सिंक बिटवीन A एंड B, सो मास फ्लक्स एट A इज इक्वल टू मास फ्लक्स एट B। A और B के बीच में ना तो कोई सोर्स है जहां से लिक्विड आए, ना तो कोई सिंक है जहां के लिक्विड चला जाए, तो A का मास फ्लक्स और B का मास फ्लक्स दोनों आपस में बराबर होगा। तो मास फ्लक्स एट A A1 V1 ρ1, मास फ्लक्स एट B A2 V2 ρ2,
ये दोनों आपस में बराबर हो गई। चूंकि हम लोग को पता है कि डेंसिटी दोनों का सेम है, तो दोनों का डेंसिटी को हम कुछ देर के लिए अगर काट दें तो मिलेगा A1V1 इज इक्वल टू A2V2, A1V1 इज इक्वल टू A2V2, जहाँ लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, AB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब A और वेलोसिटी दोनों आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया जितनी कम होगी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। रिलेशन बोल रहा है, जैसे एक नदी का पानी का एरिया ज़्यादा होता है तो वेलोसिटी वहाँ कम होगी, एक नाला का पानी का एरिया कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है। आप देखे होंगे कि नाला का पानी में पानी की वेलोसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि उसका एरिया कम है। डीप वाटर रन स्लो, जो काफ़ी गहरा पानी होता है स्लो चलता है क्योंकि पानी गहरा है, एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है वेलोसिटी कम है। तो एरिया वेलोसिटी बोथ आर इनवर्सली, एरिया कम वेलोसिटी ज़्यादा, एरिया ज़्यादा वेलोसिटी कम, ये आता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। तो अभी हम लोगों ने देखा स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब हम थोड़ा सा निकालते हैं एनर्जी ऑफ लिक्विड। आते हैं हम लोग यहाँ पर, अब हम लोग चलते हैं एनर्जी ऑफ लिक्विड में। अगर लिक्विड फ्लो करता है तो उसमें कुल 3 टाइप की एनर्जी होती है, पहला काइनेटिक, दूसरा पोटेंशियल और तीसरा प्रेशर। पहला काइनेटिक, दूसरा पोटेंशियल और तीसरा प्रेशर। इसमें 2 एनर्जी तो ऑलरेडी आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। प्रेशर एनर्जी मैं आपको डिराइव करके दूंगा। आते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। बट बर्नूलस थ्योरम में हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास का जरूरत है, तो हम निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो काइनेटिक एनर्जी बाय मास, तो इस मास को इस मास से अगर मैं काटूंगा तो मिलेगा v²/2। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ये तो काइनेटिक एनर्जी है, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। सेम टाइप से पोटेंशियल एनर्जी mgh, बट हमको चाहिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, यानी कि mgh बाई मास, क्योंकि पर यूनिट मास निकालना है तो मास कटेगा gh। तीसरा प्रेशर एनर्जी, वो हमारे पास है नहीं। काइनेटिक एनर्जी था, पर यूनिट मास निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी था, पर यूनिट मास निकाल दिया, बट प्रेशर एनर्जी हमारे पास नहीं है, तो प्रेशर एनर्जी हम लोग डिराइव कर लेते हैं। चलिए, मान लिया एक बीकर है, इस बीकर में नीचे में लगा दिया एक पिस्टन लगा दिया। चूंकि लिक्विड प्रेशर लगाती है, जैसे मान लीजिए कभी आप आलू पटाए होंगे, आलू में हम लोग अगर पानी डालते हैं तो जो क्यारी बना लेते हैं मिट्टी से, कभी कभी देखते होंगे ये फट गया, कभी इधर फट गया, तो जो फूट जाता है, फट जाता है ड्यू टू देयर प्रेशर एनर्जी। तो चूंकि पानी में प्रेशर है तो उस प्रेशर से पिस्टन थोड़ा डिस्प्लेस हो गया, मान लेते हैं dx, पिस्टन डिस्प्लेस हो गया। तो हमको निकालना क्या है? प्रेशर एनर्जी। बहुत बार आप मेरे मुंह से सुने होंगे एनर्जी कभी हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पिस्टन को dx डिस्प्लेस कराने में हम क्या वर्क किए, वंस अगेन पिस्टन को dx डिस्प्लेस कराने में हम क्या वर्क किए, हम लोग वर्क निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं इसका एरिया A है, प्रेशर P है, तो हम बात करते हैं लेट पिस्टन डिस्प्लेस थ्रू डिस्टेंस dx ड्यू टू देयर प्रेशर एनर्जी, लेट पिस्टन डिस्प्लेस थ्रू डिस्टेंस dx ड्यू टू देयर प्रेशर एनर्जी, सो द वर्क डन dw इज इक्वल टू f dx। ऐसे w इज इक्वल टू fs फॉर्मूला आपके मुंह में है, तो dw इज इक्वल टू f dx। f के जगह पे प्रेशर इंटू एरिया, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू डाल दिया pa, बगल में है मेरा dx। a dx क्या बना? dv, a dx बना dv। तो जो वर्क डन हम किए हैं यही बन गया प्रेशर एनर्जी, क्योंकि वर्क डन हुआ प्रेशर के द्वारा, तो वर्क डन ही हमारा प्रेशर एनर्जी है, तो प्रेशर एनर्जी हो गया pdv। बट हमें प्रेशर एनर्जी नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। तो प्रेशर एनर्जी बाय मास, प्रेशर एनर्जी जो निकाले थे बाय मास। अब मास की जगह पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हमारा dv हो रहा है, तो रो dv को काटा p बाई रो। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास तैयार है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास तैयार है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास तैयार है। अब इतने टॉपिक को लेके हम चलते हैं बर्नूलस थ्योरम के पास। अब आते हैं हम लोग देखते हैं बर्नूलस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोला। बर्नूली थ्योरम बोलता है कि द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए आइडियल फ्लूइड हैविंग स्ट्रीमलाइन फ्लो। मतलब अगर एक आइडियल फ्लूइड मीन्स नन विस्कस नन कंप्रेसिबल, जो विस्कस नहीं हो, कंप्रेसिबल नहीं हो, अगर आइडियल फ्लूइड स्ट्रीमलाइन फ्लो करता है तो इस समय इसके काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, इन तीनों का सम हमेशा होगा कांस्टेंट। स्टेटमेंट देखते हैं, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास इज कांस्टेंट फॉर आइडियल फ्लूइड हैविंग स्ट्रीमलाइन फ्लो। P by रो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, v²/2 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास एंड gh पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, इन तीनों का सम कांस्टेंट है। अब इसे हमें प्रूफ करना है,
इसको प्रूफ करने के लिए एक पिक्चर हम लोग देखते हैं। चलिए एक पिक्चर को हम आपको पहले यहाँ दिखा देते हैं। एक पाइप लिया, इसको एंड ए बोला, इसको एंड बी बोला, इससे लिक्विड हम फ्लो किए, ठीक है। यहाँ का एरिया A1, यहाँ का एरिया A2, यहाँ का वेलोसिटी V1, यहाँ का वेलोसिटी V2, यहाँ का हाइट, हॉरिजॉन्टल से हाइट ले लेते हैं, यहाँ का हाइट H2, यहाँ का हाइट H1, और यहाँ पे प्रेशर P1, यहाँ पे प्रेशर P2, ये पाइप। अब इसको कुछ लेट करते हैं। कंसीडर एन आइडियल फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू पाइप से फ्लो कर रही है, हैविंग डिफरेंट एरिया एट बोथ एंड, दोनों एंड का एरिया डिफरेंट, एक पतला लिया एक मोटा लिया। लेट A1 V1 P1 H1 एंड A2 V2 P2 H2 बी द एरिया ऑफ पाइप, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, प्रेशर ऑफ फ्लूइड एंड हाइट ऑफ पाइप एट एंड A एंड एंड B रिस्पेक्टिवली। ये तो छोटा सा लेट कर लिया। लेट आइडियल फ्लूइड फ्लो थ्रू पाइप हैविंग डिफरेंट एरिया, let A1 V1 P1 H1 and A2 V2 P2 H2 be the area of pipe, velocity of fluid, pressure of fluid and height of pipe at end A and at end B respectively। थोड़ा वर्क में हम लोग आते हैं, सुनिए। ए पर हमको निकालना है वर्क, ध्यान दीजिए, ए पर हमको निकालना है वर्क, और वर्क निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ए पे निकालना है वर्क, इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग निकालते हैं पहले डिस्प्लेसमेंट, या डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्लूइड एट एंड ए इन 1 सेकंड। कंटिन्यूटी में हम डेल टी पे काम किए थे, यहाँ पर काम कर रहे हैं 1 सेकंड में। डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्लूइड एट एंड ए इन 1 सेकंड, तो हमको निकालना क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी तो ए पर v1 है, और टाइम हम लोग ले लिए 1, टाइम ले लिए कितना 1, तो ये मिला सीधे v1। पर ध्यान दीजिए ये डिस्टेंस है, मीटर में लिख दिया। ए पे डिस्टेंस है, 1 सेकंड में फ्लूइड क्या ट्रेवल किया। अब ए पे निकालते हैं फोर्स, फोर्स एट एंड ए, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो ए का प्रेशर P1, एरिया A1, तो P1 A1, ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्टेंस। फोर्स और डिस्टेंस को लेके क्या करेंगे, वर्क निकाल लेते हैं। वर्क डन एट इंड ए इन 1 सेकंड, तो W इज इक्वल टू FS, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स P1 A1, बगल में V1 है डिस्टेंस। सिमिलरली वर्क डन एट B इन 1 सेकंड, वही A1 V1 A1 P1 A1 V1 के जगह पे P2 A2 V2, सिमिलरली वर्क डन एट B। अब निकाल लेते हैं नेट वर्क डन ड्यू टू प्रेशर एनर्जी। इस प्रेशर एनर्जी के कारण नेट वर्क डन क्या हुआ, तो वर्क डन एट ए माइनस वर्क डन एट बी, वर्क डन एट ए माइनस वर्क डन एट बी। तो ए का वर्क डन क्या है, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट होना है, यहीं पे लगाना है हमको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अक्सर बच्चे यहाँ पर स्टेप भूल जाते हैं, यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हमको कंटिन्यूटी का इक्वेशन पुट करना है। तो कंटिन्यूटी में आप सुने थे, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 रो 1 इज इक्वल टू A2 V2 रो 2 इज इक्वल टू m बाई डेल टी, जो कि था मास फ्लक्स, याद आया, जो कि मास फ्लक्स था। तो पिछला कंटिन्यूटी में हमारा टाइम था डेल टी, बट आज टाइम है हमारा 1 सेकंड। वहाँ काम किए थे डेल टी सेकंड में, यहाँ काम करें 1 सेकंड में। तो डेल टी को हम कर देते हैं मिटा के 1, यहाँ 1 कर दिया। रो 1 रो 2 दोनों इज कांस्टेंट, क्योंकि जो लिक्विड गया वही लिक्विड निकला, डेंसिटी कांस्टेंट है। तो रो 1 रो 2 को रो समझ के यहाँ डिवाइड कर देते हैं m बाई रो। तो हो जाएगा A1 V1 रो इज इक्वल टू A2 V2 रो इज इक्वल टू m। इस रो को यहाँ से लेके हम बाई कर देते हैं, तो A1 V1 A2 V2 इज इक्वल टू m बाई रो, A1 V1 A2 V2 इज इक्वल टू m बाई रो, क्योंकि दोनों रो को उठा के नीचे कर दिया। अब इसको आप नेट वर्क डन में पुट कर देते हैं, जो था P1 A1 V1, तो P1 छोड़ा, A1 V1 के जगह पे m बाई रो माइनस P2 A2 V2 यहाँ पे m बाई रो, यानी नेट वर्क डन हमारे पास है W इज इक्वल टू P1 m बाई रो माइनस P2 m बाई रो, नेट वर्क डन। इसको छोड़ देते हैं। अब आता है दिस वर्क डन, ये जो वर्क डन हुआ प्रेशर एनर्जी के कारण, दिस वर्क डन बाई प्रेशर एनर्जी इंक्रीज देयर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ए और बी पे जो प्रेशर डिफरेंस है, इसके कारण जो नेट वर्क डन है वो उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर देगा, बढ़ा देगा। तो पहले निकालते हैं इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एट 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी एट 1, तो हाफ m V2 का स्क्वायर माइनस हाफ m V1 का स्क्वायर, 2 है उधर का, 1 है आगे का। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस mgh1।
अब यहाँ के बाद एक थ्योरम आपको लगाना होगा फाइनली, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोला? नेट वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन देयर एनर्जी। नेट वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन देयर एनर्जी। बट यहाँ दो एनर्जी का चेंज है तो हमको करना पड़ेगा सम, दोनों का सम करना होगा। तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन देयर टोटल एनर्जी, सम ऑफ देयर टोटल एनर्जी। तो नेट वर्क डन क्या था? P1 m by rho माइनस P2 m by rho, और एनर्जी चेंज का सम करना है तो हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m v1 का स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस mgh1। ये है मेरा काइनेटिक एनर्जी चेंज, ये है मेरा पोटेंशियल एनर्जी चेंज, दोनों का सम किए हैं और यह है नेट वर्क डन। अब यहाँ से दोनों साइड से m को कॉमन निकाल के काट दीजिए। यहाँ से दोनों साइड को m को कॉमन निकाल के आप काट दीजिए, बट ऐसे नहीं, कॉमन निकाल के काट देंगे। और 1 वाला पार्ट को आगे ला दीजिए, 2 वाला पार्ट को पीछे कर दीजिए। इसमें देखिए ये 1 वाला है, ये 1 वाला है, ये 1 वाला है, तो सब 1 वाला को आगे सब प्लस में आ जाएगा, सब 2 वाला को पीछे सब प्लस में चला जाएगा। अब जैसे ये करते हैं 1 वाला आगे 2 वाला पीछे, तो P1 बाय रो यहाँ P2 बाय रो, V1 स्क्वायर बाय 2 यहाँ V2 स्क्वायर बाय 2, यहाँ GH1 यहाँ GH2, यहाँ से दिख रहा है P बाय रो प्लस B स्क्वायर बाय 2 प्लस GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इट इज बर्नौलीज थ्योरम। इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं। अब मेन रिजल्ट को हम ऊपर लेके आते हैं, आइए। P बाय रो प्लस V स्क्वायर बाय 2 प्लस GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमारा बर्नौलीज थ्योरम प्रूफ तो हो गया, बट कुछ केस यहाँ पर आपको थोड़ा सा पकड़ना होगा। कंडीशन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय रो डेंसिटी, अगर डेंसिटी से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो P बाय रो इंटू डेंसिटी प्लस V स्क्वायर बाय 2 इंटू डेंसिटी प्लस GH इंटू डेंसिटी। अब कॉन्स्टेंट में डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, तो क्या बचा? रो रो कटा, यहाँ P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बहुत सारे बुक में बर्नौलीज थ्योरम का ये रिलेशन भी आपको देखने को मिलेगा। एक और रिलेशन है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय G इन मेन इक्वेशन। मेन इक्वेशन हमारा E है, अगर दोनों साइड हम G से डिवाइड कर दें तो क्या होगा? P बाय रो था बाई G प्लस V स्क्वायर बाय 2 था बाई G, और यहाँ था GH बाई G, तो G कटा, और कॉन्स्टेंट में G से डिवाइड करेंगे। G मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो 9.8 है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अगर इसे डिवाइड करेंगे तो भी कांस्टेंट होगा। P बाय रो G, V स्क्वायर बाय 2G, और यहाँ मिला H। दिस इज कॉल्ड प्रेशर हेड। ध्यान से सुनिए, दिस इज कॉल्ड प्रेशर हेड, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी हेड, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल हेड। तो बर्नौलीज थ्योरम का 3 एप्लीकेशन आपको दिखेंगे, मेन वाली, डेंसिटी वाली और हेड वाली। अब लास्ट में कुछ एप्लीकेशन सुन लेते हैं बर्नौलीज थ्योरम का। जैसे कभी फास्ट ट्रेन हमारे सामने से गुजर रही है तो अलाउ किया जाता है कि हम ज़्यादा करीब ना पहुँचे, क्योंकि जब ट्रेन की वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो वहाँ आपके और ट्रेन के बीच में हवा की वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, और हवा का वेलोसिटी अगर काफ़ी ज़्यादा होगा तो वहाँ प्रेशर घटेगा, और प्रेशर घटेगा तो पीछे का नॉर्मल प्रेशर लो प्रेशर में आने के लिए आपको पुश कर देगा। सो खतरा है कि हम ट्रेन की तरफ ना चल जाए। सीधा रिलेशन है, वेलोसिटी ज़्यादा प्रेशर कम, वेलोसिटी जितनी ज़्यादा फ्लूइड की प्रेशर कम, और वहाँ प्रेशर अगर घटेगा तो पीछे का प्रेशर आपको पुश कर देगा। दूसरा, कभी हम लोग देखते हैं रूफ ऑफ हाउस, एक रूफ है और तेज़ हवा अगर बह रही है तो अगर ऊपर हवा की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर घटेगी, जबकि रूफ के अंदर का नॉर्मल प्रेशर उसको उठा देगा, यानी रूफ आपकी ब्लो आउट हो जाएगी। एरोप्लेन जब उड़ता है तो जब फाइनल वो उड़ने वाला होता है, टेकअप करने वाला होता है, तो उस समय वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम, तो नीचे से उसको एक लिफ्ट मिलता है और प्लेन लिफ्ट करता है। जिस समय लिफ्ट फोर्स उसके वेट से ज़्यादा हो जाए, जिस समय लिफ्ट फोर्स इसके वेट से ज़्यादा हो जाए, प्लेन को लिफ्ट मिलता है। वेंचुरी मीटर भी गेज प्रेशर को मेजर करते हैं, जो कि कंटिन्यूटी पे काम करता है। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यहाँ पर A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। सो मैंने लिखा A1 बाई A2 इज इक्वल टू V2 बाई D1। वेंचुरी मीटर, बुनसन बर्नर, आप केमिस्ट्री लैब में जो बुनसन बर्नर देखे हैं, आपके घर का गैस स्टोव, एटोमाइजर जो हम लोग पानी का स्प्रे मारते हैं, वाटर स्प्रेयर, ऑल दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज़ है, वेलोसिटी जितनी ज़्यादा प्रेशर उतना कम, वेलोसिटी जितनी ज़्यादा प्रेशर उतना कम। कभी आप देखे होंगे रोड पर एक ट्रक बहुत तेज़ वेलोसिटी से गुजरा तो उसके पीछे कुछ प्लास्टिक उड़ने लगता है, तो वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो वहाँ प्रेशर कम है तो बाहर का हवा जो नॉर्मल प्रेशर पे है उसके तरफ दौड़ेगा, और दौड़ेगा लो प्रेशर में जाने के लिए तो प्लास्टिक को उड़ा के ले जाएगा। तो ये था बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम फॉर आप वीडियो को अगर 1 से 2 बार आप रिपीट करते हैं तो पूरी पार्ट आपकी बहुत अच्छी होगी, जिसमें आपने कवर किया स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशन और बर्नौलीज थ्योरम के 3 रिलेशन, एक मेन, एक डेंसिटी को लेके और एक हेड को लेके। तो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए और हो सके तो 1 से 2 बार देख के फ्लूइड मैकेनिक्स के विस्कोसिटी के पूरे पार्ट को आप कवर कर सकते हैं। थैंक यू।